बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ENG 202 मिड टर्म प्रिपरेशन पार्ट नंबर 2 करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ को सॉल्व किया था और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 8 तक के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे। अब हमने लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। व्हाट डज कंक्रीट मीन। तो व्हाट डज कंसिडरेशन मीन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि एम्पैथी को शो करना। कंसिडरेशन मीन्स स्टेपिंग इनटू रीडर शूज। इट इन्वॉल्व एम्फिसाइजिंग रीडर बेनिफिट्स, रीडर के बेनिफिट्स बताना और यू एटीट्यूड को यूज़ करना ताकि हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें कि हमारे यूज़र का या हमारे रीडर का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ कंक्रीट मीन। तो कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि हम स्पेसिफिक, डिफाइन और वीव्ड फैक्ट और फिगर्स को यूज़ करें अंडर अ जनरल वर्ड्स। इंक्रीज बाय 50% इंक्रीज अ लोड। तो हम बजाय इसके कि हम कहें कि इंक्रीज अ लोड, हम ये कहें कि इंक्रीज बाय 50%। तो इससे क्या होता है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। हाउ डज एक्टिव वॉइस इम्प्रूव द क्लैरिटी। एक्टिव वॉइस किस तरह से हमारी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकती है। एक्टिव वॉइस हमारी क्या होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इज़ मोर डायरेक्ट, ये ज़्यादा डायरेक्ट होती है। यूजिंग अ फ्यू वर्ड, तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो भी थोड़े से होते हैं बिल्कुल। क्लियरली असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे हम क्लियरली असाइन कर सकते हैं। मेकिंग द सेंटेंस मच ईजियर टू रीड देन पैसिव वॉइस। तो इसकी वजह से सेंटेंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत पैसिव वॉइस की। डिफाइन करेक्टनेस इन 7C। तो 7C's के अंदर हमारी करेक्टनेस क्या होती है। करेक्टनेस रेफर नॉट ओनली टू फ्लक्चुअल एक्यूरेसी बट आल्सो करेक्ट यूज ऑफ मैकेनिक्स, प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स एंड स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हमारी ना सिर्फ ये होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, बल्कि इसके अंदर हमारी जो तमाम ग्रामर है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स है, वो तमाम चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। कर्टसी का मतलब क्या होता है। कर्टसी के अंदर हमारी पोलाइटनेस, हमारी रिस्पेक्टफुल या कंसिडरेट होना शामिल है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी रिप्लाई को इतना प्रॉम्प्टली करें और इतना ज़्यादा हमारे सिंसियर होना चाहिए और जो मिस्टेक से पाक होना चाहिए ताकि कोई भी इससे इरिटेट ना हो या हर्ट ना हो। व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। तो 3 स्टेप हमारे पास कौन से होते हैं। ड्राफ्ट करना, कंपोजिंग करना, प्लान करना, रिवाइज करना और एडिटिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ आउटलाइन। तो आउटलाइन का क्या पर्पज़ होता है। आउटलाइन एक्ट एज अ स्केलेटन फॉर द डॉक्यूमेंट। इट ग्रुप related ideas and arrange them logically, ensuring a smooth flow of information during the drafting phase. What is the writer block and how to overcome it। तो हम इसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। राइटर ब्लॉक हमारे पास एक इनकैपेबिलिटी होता है टू स्टार्ट द राइटिंग। इट कैन बी ओवरकम्ड बाय फ्री राइटिंग। तो ये फ्री राइटिंग से इसे हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग आर एडिट। और स्टार्टिंग विद ईजी सेक्शन, हम ईजी से सेक्शन के साथ स्टार्ट करें और टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, और छोटी छोटी ब्रेक्स लें। वट इज़ द टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। एक टॉपिक सेंटेंस यूजुअली उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है। मतलब कोई भी जो पैराग्राफ है ना, उसका जो पहला सेंटेंस होगा वो हमारा टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ होता है। तो अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि इट इंड्यूस द मेन आइडिया ऑफ दैट स्पेसिफिक पैराग्राफ। मेन आइडिया को ये बताता है और गाइड करता है रीडर को कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग, रिवाइजिंग हमारे पास क्या होता है कि हम अपनी जो पिक्चर होती है उसमें चेंजेस करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं, उसके लॉजिक को, टोन को, ऑर्गेनाइजेशन को और कंसाइजनेस को। जबकि प्रूफ रीडिंग हमारे पास एक फाइनल स्टेप होता है जिसके अंदर हम स्मॉल एरर्स को, मैकेनिकल एरर्स को फिक्स करते हैं और जो टाइपो और पंक्चुएशंस के हमारे पास एरर्स आते हैं उनको ठीक कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिज़ाइन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर गुड डॉक्यूमेंट डिज़ाइन यूजिंग हेडिंग, बुलेट्स एंड पॉइंट्स एंड वाइट स्पेसिस मेक द डॉक्यूमेंट विजुअल अपीलिंग, easier to skim and help a lot to इंफॉर्मेशन क्विकली। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं ये बिल्कुल इसकी ठीक एग्जांपल है कि क्योंकि हर चीज़ को मैंने इतना हाईली और इतना ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट किया है कि आपको देखते ही पता चल जाता है। वैसे अगर आप हैंड आउट देखें तो आपको नहीं पता चलता कि मेमोरेंडम कहाँ पे लिखा है या फिर मेमोरेंडम की डेफिनेशन कहाँ पर है, अचानक जब आप देखते हैं पूरे पेज को। तो ये वाली चीज़ें मैंने इसीलिए की हैं ताकि आपको पता चल जाए और आपके लिए सर्चिंग ईजी हो जाए। वट इज़ अ मेमोरेंडम मीमो, जिसको मीमो भी कहते हैं। मीमो हमारे पास एक शॉर्ट स्टैंडर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपनी कंपनी के अंदर ही लोगों को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे वो जो मेल्स होती है ना कंपनी के अंदर छोटी छोटी,
उनको हम कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड मिनट्स? तो एजेंडा हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक होता है सेंड बिफोर अ मीटिंग। तो मीटिंग से पहले जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं ना कि भाई ये बातें होने जा रही हैं, वो हमारा एजेंडा होता है। और मिनट्स वो होता है जो एक ऑफिशियल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मीटिंग के दरमियान जो फैसले हुए होते हैं वो हमारे मिनट्स होते हैं। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ इनसाइड एड्रेस इन अ लेटर? तो इनसाइड एड्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पर्सन है वो किस तरह से लेटर को रिसीव करेगा, उसका नेम, उसका टाइटल, उसका एड्रेस, और कौन उसको रिसीव करेगा। वाई डू बिजनेस लेटर फोकस ऑन गुडविल? क्यों गुडविल पर फोकस करते हैं? सिंस लेटर्स आर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट दे प्रेजेंट द कंपनी इमेज, क्योंकि ये जो लेटर्स होते हैं वो कंपनी इमेज को दिखाते हैं। बिल्डिंग गुडविल क्रिएट अ ट्रस्ट एंड मेंटेन पॉजिटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो अगर हमारी गुडविल अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते हैं क्लाइंट और पार्टनर के दरमियान। बट इज़ अ क्लेम लेटर? तो क्लेम लेटर क्या होता है कि अगर हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं निकली है, ख़राब है, या फिर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो हम उसे एडजस्ट करवा लें। बट इज़ अ ऑर्डर लेटर? तो अगर हमने कोई चीज़ ऑर्डर की है, उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, या हमारे पास वो जो हमने पेमेंट सेंड की होती है उसका जो स्क्रीनशॉट है, प्राइस होती है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, या फिर शिप मेथड, ये तमाम चीज़ें ऑर्डर लेटर के अंदर आ जाती हैं। एक्सप्लेन द फुल ब्लॉक लेटर फॉर्मेट? फुल ब्लॉक लेटर फॉर्मेट क्या होता है? एवरी सिंगल लाइन ऑफ द लेटर, डेट, एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, बिगन्स फ्लश विद द लेफ्ट मार्जिन। तो हर चीज़ को अगर हम लेफ्ट मार्जिन करवा रहे होते हैं ना, तो डेट इज़ अ फुल ब्लॉक फॉर्मेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट। डू वट डज इनक्लोयर मीन एट द बॉटम ऑफ द लेटर? तो जहाँ पर हम इनक्लोज कर देते हैं ना, अपने लेटर को बंद कर देते हैं, जैसे लाइक चेक आर रिज्यूम में हो जाता है हमारा, इसके अंदर हमारी बिल्कुल लास्ट में इन्वॉल्व के अंदर हम डालते हैं डेट इज़ अ इनक्लोज। व्हेन वी यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच? तो डायरेक्ट अप्रोच हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? व्हेन रीडर इज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस्ड न्यूट्रल और मिल्डी ट्रस्ट। तो या तो हमने अपने जो रीडर है उसे खुश करना हो, या नॉर्मल सा एक बिहेवियर हो, या फिर कोई बहुत सैड वाली बात हो, तब हम यूज़ करते हैं द मेन आइडिया स्टार्टेड इमीडिएटली इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो मेन आइडिया होता है ना, उसमें ही हमें उसका जो थोड़ा 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 उसे दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लिख ये रही हों कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया और शुरू में हम कोई ऐसा इंप्रेशन बना दें कि वो पढ़ने वाले को लगे कि भाई मुझे तो प्रमोशन मिल रही है। तो जो भी बात करनी है उसके आप शुरू से ही सेंस बनाएं ताकि अगला बंदा डिसहार्ट ना हो। बट इज़ अ फ्रंट लोडिंग? तो फ्रंट लोडिंग हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेन रिक्वेस्ट ऑफ एवरी बिगिनिंग मैसेज टू सेव द रीडर्स टाइम। तो रीडर के टाइम को बचाने के लिए हम शुरू के अंदर ही वो जो तमाम इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, वो हमारी क्या होती है? फ्रंट लोडिंग होती है। तो ऐसा होता है कभी कभार आपके जो हैंड आउट होते हैं उन पर अगर आउटलाइन लिखी हो ना कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको जो टॉपिक्स नहीं पसंद होते तो आप उनको नहीं पढ़ते, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। बट आर द रूटीन मैसेज? तो रूटीन मैसेज क्या होता है? ये जो अमूमी हम सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मीटिंग्स के टाइम को कर रहे होते हैं, या फिर एक दूसरे से वैसे ही कोई भी हम बातचीत करें, बिकॉज दे जनरेट नो इमोशनल रेजिस्टेंस। तो इससे कोई भी इमोशनल रेजिस्टेंस नहीं होती। जिस तरह आप डेली लाइफ में अपने ग्रुप्स के अंदर चैट कर रहे होते हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। हाउ डज़ यू ओपन अ गुड न्यूज़ मैसेज? तो आप किस तरह से ओपन करें? डू नॉट डिले विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को डिले ना करें। और दूसरी बात ये कि यू आर हायर्ड, यू रिफंडेड, हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह हमें करनी चाहिए ताकि अगला बंदे को एक्साइटमेंट हो। जैसे आपका जो स्कॉलरशिप का अगर लेटर आए तो शुरू शुरू में जब आपको लिखा होता है ना कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप समझ जाते हैं और आपकी जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इज़ द इनडायरेक्ट अप्रोच? तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि पहले हम थोड़ी बहुत कहानी सुनाएं, और ये जो इनडायरेक्ट अप्रोच होती है ना वो ज़्यादातर बैड न्यूज़ के लिए होती है, ताकि अगले बंदे का थोड़ा सा हम पहले थोड़ा सुंदर ठहराव पैदा कर दें, उसको ये गम कबूल करने के लिए तैयार कर दें, फिर हम वो गम सुनाएं। और जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं ना उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होता जाए कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। अगर हम स्टार्ट में लिख दें ना कि यू आर फायर्ड, तो वो सच में फायर हो जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा उसको या दुख हो, तो अपनी अपनी कंडीशन होती है। डिफाइन अ बफर इनसाइड इन अ बैड न्यूज़ मैसेज? तो बफर्स हमारे क्या होते हैं? बफर एक न्यूट्रल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ओपनिंग स्टेटमेंट दैट इस्टेब्लिशेस कॉमन ग्राउंड और शो अप्रिसिएशन। इट सॉफ्टन्स द ब्लो विदाउट फाल्सिंग इम्प्लाइंग दैट गुड न्यूज़ इज इनकमिंग। तो हमारे बफर्स के अंदर बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल से होते हैं और बहुत सिंपल से होते हैं। लेक्चर नंबर 17 की हमने एमसीक्यू नहीं किए थे, तो हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनक्लोजर नोटेशन इज प्लेस्ड? कहाँ पर प्लेस होती है? एट द बॉटम लेफ्ट ब्लू द सिग्नेचर। ऊपर वाला हमारा एमसीक्यू है ये वाला। द सिंप्लीफाइड लेटर फॉर्मेट ओमिट्स द? तो सिंप्लीफाइड लेटर हमारी किस चीज़ को ओमिट कर देता है? सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को।
इन मिडल एंड मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट द डेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस होता है, स्लाइटली टू द राइट ऑन द सेंटर। इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट ऑल पार्ट ऑफ द लेटर बिगन विद लेफ्ट मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेक्चर नंबर 18 है द डायरेक्ट अप्रोच इज द बेस्ट यूज व्हेन रीडर रिएक्शन वॉज लाइकली टू बी न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट द मेन आइडिया शुड बी अपीयर इन द फर्स्ट सेंटेंस आर पैराग्राफ। द बॉडी ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट शुड बी प्रोवाइड, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही हो, नेसेसरी डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट। क्लोजिंग ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट शुड आइडियली, तो अगर हम क्लोज कर रहे हों अपनी रिक्वेस्ट को तो उसकी आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक एक्शन विद अ डेडलाइन। डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न मीन्स, क्या मतलब होता है, मेन आइडिया फर्स्ट, डिटेल्स फॉलो, मतलब जो डिटेल्स होती हैं वो हम बाद में प्रोवाइड करें। लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास गुड न्यूज़ मैसेज शुड बी रिटर्न यूजिंग, किस चीज़ के साथ हम उनको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच के साथ। यूजिंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द रूटीन मैसेज, तो रूटीन मैसेज की एग्जाम्पल क्या है, अनाउंसिंग अ न्यू हॉलीडे आर सैटरडे। प्राइमरी पर्पज़ ऑफ गुड विल मैसेज, क्या मैसेज का प्राइमरी पर्पज़ होता है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। इन अ गुड न्यूज़ मैसेज द ओपनिंग शुड बी, हमारी जो ओपनिंग है उससे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ डिलीवर करने वाला क्लियरली और बहुत बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ द जॉब ऑफर्स, क्या जॉब करती है वो, गुड न्यूज़ मैसेज, ठीक है, अगर कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड न्यूज़ होती है। बैड न्यूज़ मैसेज शुड जनरली यूज़, किसके लिए यूज़ होते हैं, इनडायरेक्ट मैसेजिंग के लिए। और फर्स्ट पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मैसेज क्या होता है, बफर, याद रखिए बफर होता है। इन एन इनडायरेक्ट प्लान द रीज़न फॉर बैड न्यूज़ शुड बी प्लेस्ड बिफोर द रिफ्यूजर, पहले हम कह देते हैं कि आप रिजेक्ट हो गए हैं और फिर बाद में हम रीज़न भी बता देते हैं। टू सॉफ्टन द बैड न्यूज़, अ राइटर शुड यूज़ पैसिव वॉइस एंड पॉजिटिव फ्रेजिंग। द क्लोजिंग ऑफ बैड न्यूज़ मैसेज शुड बी कर्टियस, पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन हाउ टू राइट एक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाई आर दे नेसेसरी, तो हम क्यों एक्सप्लेन करते हैं राइटिंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये नेसेसरी क्यों होते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड गोल डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट द रीडर शुड डू, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि रीडर को करना क्या चाहिए, ये रीडर क्या कर सकता है। और इंस्टेड टू एक्सप्लेन द रूल, बजाय इसके कि हम रूल्स को एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर अगर आप मार्क फुल करना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इफ़ ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी मेजर्ड, अगर ऑब्जेक्टिव को हम मेजर नहीं कर सके टू मेक देम हैप्पी इट्स बैड ऑब्जेक्टिव, तो वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे पास बैड होता है। टू मस्ट बी एक्शन बेस्ड अपॉन, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। लेक्चर नंबर 7 में से जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकता है वो कुछ इस तरह से कि एक्सप्लेन हाउ टू अचीव कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस इन अ टेक्निकल राइटिंग, तो आप किस तरह से इनको कर सकते हैं। कंसाइजनेस आप रिमूव कर सकते हैं रिडंडेंसी को, जैसे पास्ट हिस्ट्री और हिस्ट्री की चीज़ों को आप जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसको आप कट कर देते हैं। और कोहेरेंस के अंदर ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है ना वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। जो ट्रांजिशंस है जैसे हाउ एवर, देयर, देयरफॉर और फर्दर मोर, इस तरह के जो ट्रांजिशन है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। कंसाइजनेस में क्या होता है, कटिंग डेड वर्ड्स, हम डेड वर्ड्स को कट करते हैं। और करेक्टनेस के अंदर, कोहेरेंस के अंदर क्या होता है, यूजिंग हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल को एज अ ग्लू वर्ड्स। लेक्चर नंबर 8 का जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीटनेस एंड कंसीडरेशन, तो देखें कंप्लीटनेस और कंसीडरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपका आपने डिस्कस करना है सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस एंड कंसीडरेशन इन बिजनेस राइटिंग। स्टूडेंट ये एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि कोई 3 आप 7 चीज़ को एक्सप्लेन करें, तो अगर आप ये डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे जो हमारी कंप्लीटनेस उसका मतलब होता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। और कंसीडरेशन के अंदर हम एम्फिसाइज करते हैं बेनिफिट्स को, उनकी रिस्पेक्ट शो करवा रहे होते हैं। लेक्चर नंबर 9 का जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन हाउ करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड क्लैरिटी प्रिवेंट मिस कम्युनिकेशन, तो किस तरह से वो मिस कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करती है यूजिंग ए स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसिफिक फैक्टर यूज़ करते हैं 100%, 10%, 90%, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा कंक्रीटनेस होती है। और दूसरी बात कि हमारी क्लैरिटी किससे आती है, हम शॉर्ट और एक्टिव वॉइस को यूज़ करें। लेक्चर नंबर 10 का जो कर्टेसी एंड करेक्टनेस, तो इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है आप इसको ना ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम प्रो टिप है आपकी व्यू के लिए, इस चीज़ का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से परफॉर्म करके आना है। अब लेक्चर नंबर 11 का आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपने क्या बताना है कि डिस्क्राइब द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्लानिंग फेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मुझे याद है जब मेरा पेपर हुआ था तो ये वाला मेरे पास आया था, तो मुझे तो जितने आते थे ना मैंने सारे ही लिख दिए थे, क्योंकि बड़े मुश्किल हैं ये। अगर आपने हैंड आउट पढ़े होंगे ना स्टूडेंट्स, तो इतनी ज़्यादा ये पॉइंट्स होते हैं, हर चैप्टर में कोई 20 से 25 तो पॉइंट्स होते ही हैं, तो माइंड में ही नहीं रहता।
लेकिन खैर अब तो याद हो गया है, तब हम भी इसी तरह किया करते थे कि एक आध वीडियो देख लेते थे। एक्सप्लेन द ड्राफ्टिंग फेज एंड रूल ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। तो किस तरह से हम पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्राफ्टिंग इन पुटिंग आइडिया इनटू सेंटेंस विदाउट वरिंग अबाउट द परफेक्शन। बजाय इसके कि हम परेशान हों परफेक्शन के लिए, बस हम ड्राफ्ट कर देते हैं अपने आइडिया को सेंटेंस के अंदर। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जो स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर हमारा जो मेन आइडिया होता है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। कंपेयर द कंट्रास्ट प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरेंडम, तो मीमोज हमारे पास क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था, तो आपने याद रखना है। टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, वो जो हमारा लेटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसकी बॉडी होती है तमाम। और बिजनेस लेटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके पास 7 दिए हुए हैं ना पेपर में, तो दो पूछे जाते हैं, 3 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। पर्पस एंड रिक्वायर्ड टोन, क्लेम एंड ऑर्डर, तो क्लेम लेटर हमारा कौन सा होता है और ऑर्डर लेटर कौन सा होता है, ये एमसीक्यू में भी आता है और आपके शॉर्ट में भी आ सकता है। फुल ब्लॉक एंड मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने इसे देखना है। डायरेक्ट अप्रोच और इसको हम कहते हैं डिडक्शन, और हमारी जो इनडायरेक्ट होती है उसको हम इंडक्शन कहते हैं, तो इन दोनों को भी आपने इस तरीके से देख लेना है। न्यू मैसेज, ये वाला जो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड विल न्यूज़, तो ये वाला जो लॉन्ग है ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स को आता ही है, तो आपने इसको देख लेना है, बहुत आसान है। पहले आप बेस्ट न्यूज़ फर्स्ट में बताओ, एक्सप्लेन बाद में करो, और लास्ट में कर्टियस या फिर गुड विल क्लोजिंग बना दो। इनडायरेक्ट अप्रोच को किस तरह से करते हैं, पहले बफर बनाओ, रीज़न दो, रिफ्यूजल दो और पॉजिटिव क्लोज दो। तो ये जो लास्ट वाले मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। लॉन्ग में बस यही चैप्टर हैं और यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको करवा दी हैं, बाकी शॉर्ट एमसीक्यू भी आपको कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट, तो काइंडली कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस तरह की चीज़ें यूट्यूब रिकमेंड कर सके। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, और जिस बुक का भी आपको पेपर चाहिए हो या फिर आपको मिड टर्म प्रिपरेशन चाहिए हो या लेक्चर, तो फिर आपने उस लेक्चर, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे ENG 201 मिड टर्म प्रिपरेशन बाय SDG इनसाइट्स। जब आप SDG इनसाइट्स लिखते हैं तो मेरा जो कंटेंट होता है वो तमाम आपके सामने आ जाता है और आपको सर्चिंग आसान हो जाती है। फ़ी अमानिल्लाह।